कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है भड़गांव। एक मिट्टी का घर और उस घर में एक लड़का अमित। उसके पिता शंकर राव देशमुख वो दिन रात मेहनत मजदूरी करते थे। बस काम और घर, मतलब वही उनकी दुनिया थी। और माँ सरला देशमुख, उनकी सारी चिंताएं बच्चों और घर के चूल्हे के इर्द गिर्द ही घूमती थी। हमारे सोर्स में एक बहुत ही चुभने वाली बात लिखी है कि अमित को गरीब होने से ज्यादा छोटा महसूस होता था। उसकी स्कूल की कॉपी में सपनों के लिए कोई जगह ही नहीं थी, सिर्फ खाली पन्ने थे। और उन खाली पन्नों से अक्सर एक ही सवाल झांकता था, क्या मैं भी कभी कुछ बन पाऊंगा? और इस एहसास को और गहरा करते थे उसके पिता के शब्द। वो कहते थे, बेटा, हमारे नसीब में मेहनत है, मंजिल नहीं। ये सिर्फ एक पिता की निराशा नहीं थी, ये अमित के लिए एक मानसिक दीवार थी। ये जो छोटा महसूस करने की भावना है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये उम्मीद की कमी है। मनोविज्ञान में इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस या सीखी हुई लाचारी से जोड़कर देखा जा सकता है। जब आप लगातार देखते हैं कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो आप ये मानने लगते हैं कि हालात आपके कंट्रोल में है ही नहीं। और पिता का जो कहना है वो किसी बुरी भावना से नहीं है, नहीं, वो उनकी अपनी जिंदगी के अनुभवों का निचोड़ है, उनकी सच्चाई है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे माता पिता की सच्चाई बच्चों के लिए एक मानसिक दीवार बन जाती है। इसे लोकस ऑफ कंट्रोल के नजरिए से देखें तो अमित को विरासत में एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल मिला था। मतलब ये मानना कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल बाहरी ताकतों के हाथ में है, जैसे कि नसीब, हालात या दूसरे लोग। अमित की पहली और सबसे बड़ी लड़ाई इसी सोच से थी। और शायद इसी दीवार को तोड़ने के लिए 18 साल की उम्र में वो शहर की तरफ निकल पड़ता है। सोचिए उस सीन के बारे में। उसके पास है क्या? एक बैग। और क्या नहीं है? कोई पहचान, कोई सहारा, कोई कांटेक्ट नहीं। बस एक और चीज है उसके साथ, उसकी माँ की आंखों में बसा हुआ डर। शहर का अनुभव उसके लिए किसी शॉक ट्रीटमेंट से कम नहीं था। पहले महीने कोई काम ही नहीं मिला, दूसरे महीने काम तो मिला पर उसके साथ इज्जत नहीं, और तीसरे महीने जब सैलरी हाथ में आई तब तक उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। ये एक ऐसा पल है जो किसी को भी हमेशा के लिए तोड़ सकता है ना। बिल्कुल, और ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। मनोविज्ञान में एक टर्म है रॉक बॉटम। रॉक बॉटम? हाँ, यानी वो पल जब आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते, जब खोने के लिए कुछ बचता नहीं। अमित के लिए एक रात रेलवे प्लेटफॉर्म पर जेब में पड़े वो 27 रुपए वही रॉक बॉटम थे। वो 27 रुपए सिर्फ पैसे नहीं थे, वो उसकी उस वक्त की कीमत का सिंबल बन गए थे। और उस पल उसके दिमाग में जो सवाल आया वो ये नहीं था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि ये था, क्या मैं गलत पैदा हुआ हूं? ये तो अपने वजूद पर ही सवाल उठाना हुआ। और यहीं पर एक दिलचस्प बात छिपी है। देखिए, उसका सवाल मेरी जिंदगी क्यों खराब है नहीं था, बल्कि क्या मैं ही गलत हूं था। ये बहुत गहरा आत्मसंदेह है, और अक्सर यहीं से सबसे बड़े बदलाव की गुंजाइश निकलती है। जब आप बाहरी दुनिया को दोष देना बंद करके आईना अपनी तरफ घुमा लेते हैं, तब जाके कुछ बदलने की संभावना पैदा होती है। ये प्लेटफॉर्म वाला पल ही वो पॉइंट है जहां कहानी एक नया, एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। उस रात उस प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे उसने एक फैसला किया, एक संकल्प। सोर्स में उसके शब्द साफ साफ दिए हैं, अगर मैं हार गया तो ये मेरी गलती होगी, और अगर जीत गया तो इसका शोर नहीं मचाऊंगा। ये 2 लाइनें उसकी पूरी आने वाली जिंदगी का ब्लूप्रिंट बन गईं। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि अगले दिन से अमित ने अपनी नौकरी नहीं बदली, शहर नहीं छोड़ा। उसने बस एक बहुत छोटी सी चीज बदली, अपनी सोच। हाँ। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। सोर्स बताता है कि वो नौकरी करता था लेकिन सीखता बिजनेस था। वो सुनता था, देखता था और चुप रहता था। यहाँ एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक बदलाव हो रहा है। ये वही लोकस ऑफ कंट्रोल का शिफ्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक ही रात में उसका कंट्रोल बाहरी दुनिया से हटकर पूरी तरह उसके अंदर आ गया। नसीब में मेहनत है, मंजिल नहीं, से अगर मैं हार गया तो ये मेरी गलती होगी तक का सफर। ये पीड़ित की भूमिका से निकलकर अपनी कहानी के हीरो बनने जैसा है। ठीक है, उसने अपनी सोच बदल ली, लेकिन क्या सिर्फ सोच बदलने से चीजें बदल जाती हैं? ये सुनने में थोड़ा किताबी सा लगता है।
असल जिंदगी में तो मुश्किलें, वो घटिया नौकरी, वो बॉस, सब तो वैसा का वैसा ही था। बहुत अच्छा सवाल है और आप सही है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। वो फैसला सिर्फ पहला कदम था। असली काम था उस सोच को हर दिन, हर घंटे एक्शन में बदलना। जब उसका बॉस उसे डांटता था, तब उस सोच को याद रखना। जब सैलरी लेट मिलती थी, तब उस सोच पर टिके रहना। ये एक मानसिक लड़ाई थी जो उसने अगले कई सालों तक हर रोज लड़ी। और देखिए, उसकी स्ट्रैटेजी कितनी स्मार्ट थी। नौकरी करते हुए बिजनेस सीखना। उसने समझा कि वो अपनी नौकरी की परिस्थितियों को तुरंत नहीं बदल सकता, लेकिन वो उस परिस्थिति से मिलने वाले डेटा को जरूर बदल सकता है। तनख्वाह के अलावा वो अब ज्ञान और अनुभव की सैलरी भी ले रहा था। अच्छा। उसका ऑफिस अब सिर्फ काम करने की जगह नहीं, बल्कि उसकी पर्सनल MBA क्लास बन गया था, जिसकी फीस भी उसे ही मिल रही थी। हर मीटिंग, हर क्लाइंट, हर गलती एक केस स्टडी थी। सवाल बस ये था कि क्या वो ध्यान दे रहा है, और अब वो ध्यान दे रहा था। और उसके संकल्प का दूसरा हिस्सा भी बहुत कमाल का है, इसका शोर नहीं मचाऊंगा। आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है, जहां लोग जिम जाने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। बिल्कुल, ये बाहरी दिखावे या दूसरों से वैलिडेशन लेने की जरूरत को नकारता है। ये एक शांत आत्मविश्वास को दिखाता है। वो समझ गया था कि असली काम करने वाले शोर नहीं मचाते, उनका काम शोर मचाता है। ये गहरी समझ थी कि एनर्जी दिखाने में नहीं, बल्कि बनाने में लगानी है। और फिर इस खामोश मेहनत के नतीजे दिखने शुरू हुए, धीरे धीरे पर बहुत ठोस तरीके से। 5 साल बाद उसने एक छोटा सा काम शुरू किया। सोर्स में बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि ना बोर्ड बड़ा था, ना दुकान चमकदार, पर नजर साफ थी। और सबसे जरूरी बात यह थी कि लोग कम आए पर लौट कर गए। ये जो लौट कर जाने वाले ग्राहक है ना, ये किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट होते हैं। अमित ने अनजाने में ही सही, मार्केटिंग पर नहीं, बल्कि प्रोडक्ट मार्केट फिट पर काम किया। उसने एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाई जिसकी लोगों को सच में जरूरत थी, और उसके शुरुआती ग्राहक ही उसके सबसे बड़े सेल्समैन बन गए। इसे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कहते हैं, और ये आज भी सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद तरीका है। उसने दिखावे पर पैसा खर्च करने के बजाय अपनी सर्विस की क्वालिटी पर इन्वेस्ट किया। और फिर आता है 10 साल बाद का सीन। वही लड़का जो कभी एक प्लेटफॉर्म पर 27 रुपए लेकर बैठा था, आज करोड़ों का कारोबार संभालता है। ये जो 10 साल का सफर है, ये इस कहानी को एक अविश्वसनीय शक्ति देता है। और ये 10 साल की समय सीमा बहुत यथार्थवादी है। ये कहानी हमें बताती है कि ये कोई रातों रात मिली सफलता की जादुई कहानी नहीं है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट का एक क्लासिक उदाहरण है। सही बात है। कंपाउंड होते हैं। पहले कुछ साल शायद नतीजे बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन अगर आप टिके रहें तो एक पॉइंट आता है जहां ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। अक्सर हम सफलता का अंतिम परिणाम तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के वो 10 साल का संघर्ष, धैर्य और रोज रोज की वो छोटी छोटी कोशिशें, वो नहीं देख पाते। और इतनी सफलता के बाद भी कहानी का सार उसकी दौलत में नहीं है, बल्कि उसकी जड़ों में है। आज भी वो सबसे पहले अपनी माँ के पैर छूता है। ये दिखाता है कि वो इंसान आज भी वहीं खड़ा है जहां से उसने शुरुआत की थी। वो अपनी जमीन नहीं भूला है। कहानी का अंत उसके एक सबसे दमदार कथन से होता है। वो कहता है, मैं अमीर पैसों से नहीं बना, मैं अमीर तब बना जब मैंने खुद पर भरोसा किया। ये एक लाइन, ये अमीरी की पूरी परिभाषा को ही बदल देती है। बिल्कुल, ये बाहरी पूंजी यानी पैसे के बजाय आंतरिक पूंजी यानी आत्मविश्वास, हिम्मत और धैर्य पर जोर देती है। पैसा तो इस आंतरिक पूंजी का एक नतीजा मात्र है। असली खजाना तो वो भरोसा है जो उसने उस रात प्लेटफॉर्म पर खुद पर किया था। जब आपके पास कोई बाहरी सपोर्ट ना हो, कोई पैसा ना हो, तब आपका खुद पर भरोसा ही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। सोस के जो अंतिम वाक्य हैं वो इस पूरी चर्चा का सार है। हर गरीब लड़का पैसे से नहीं, हिम्मत से अमीर बनता है, और जो आदमी चुपचाप खुद को बनाता है, एक दिन दुनिया उसे सुनती है। ये बताता है कि सच्चा प्रभाव शोर मचाने, अपनी उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटने से नहीं आता। दुनिया उसे नहीं सुनती जो सबसे जोर से चिल्लाता है, बल्कि उसे सुनती है जिसका काम बोलता है। तो अमित देशमुख का सफर स्कूल की कॉपी के खाली पन्नों से शुरू होकर एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचता है जिसकी कहानी खुद एक प्रेरणा की किताब बन गई है। हमने देखा कि कैसे एक सवाल, क्या मैं गलत पैदा हुआ हूं, से शुरू हुआ सफर, एक जवाब, मैं अमीर तब बना जब मैंने खुद पर भरोसा किया,
पर ख़त्म होता है। इस पूरी पड़ताल से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो यही है कि हालात बदलने से पहले अपनी सोच को बदलना कितना शक्तिशाली हो सकता है। और इस कहानी को आज के संदर्भ में देखें तो ये एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। कहानी कहती है कि जो चुपचाप खुद को बनाता है, दुनिया एक दिन उसे सुनती है। तो आज के सोशल मीडिया और पर्सनल ब्रांडिंग के दौर में, जहां हर कोई अपनी हर छोटी बड़ी उपलब्धि का शोर मचाने पर तुला है, जहां सफलता को लाइक्स और फॉलोअर्स में तौला जाता है, क्या चुपचाप मेहनत करने का ये रास्ता आज भी उतना ही कारगर है? या शायद आज के इस शोर भरे दौर में खामोशी से अपना काम करने की, डीप वर्क करने की ज़रूरत और उसकी कीमत पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ गई है?